दोस्तों नमस्कार। जब ईरान की लड़ाई शुरू हुई थी तब एजेंडा क्या था और आज हम किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शायद अमेरिका और इजराइल ने जो सोचकर ईरान पे आक्रमण किया था वो एजेंडा तो कहीं और रह गए। अब जो खेल बदला है, किस तरह से ईरान ने इस पूरे खेल को अपने फेवर में कर लिया और इस समय जो नेगोशिएशन चल रहा है उनमें क्या बातें हैं, उनमें ईरान की पोजीशन क्या है, अमेरिका की पोजीशन क्या है और हमें क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और साथ में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। करीब 12 पॉइंट हैं जिस पे इस समय डिस्कशन हो रहा है। उन सब की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कहां पे बात अटक सकती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बात की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों इस समय? यूएस ईरान इंचेस क्लोजर टू डील, ट्रंप साहब ने ये बोला। मार्को रूबियो इस समय भारत में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि हम ईरान के साथ समझौते के बहुत करीब हैं। लेकिन एजेंडा में क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जब हम एजेंडा की बात कर रहे हैं तो जब लड़ाई शुरू हुई थी तब एजेंडा क्या था और आज ये एजेंडा कहां रह गया है। इस समय हम बात कर रहे हैं सीज फायर की। अगर अमेरिका लड़ाई जीत गया, सब कुछ अमेरिका और इजराइल के फेवर में है, तो फिर सीज फायर क्यों? फिर तो आपको विक्ट्री फ्लैग दिखाना चाहिए था, इस समय विक्ट्री परेड होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है? सीज फायर। इसका मतलब दोनों तरफ से अभी तनातनी जारी है। और अगर सिंपल भाषा में कहें, ईरान हारा नहीं है, ईरान ने सरेंडर नहीं किया है, या मैं दूसरी तरफ से कहूं अमेरिका और इजराइल की फौजों ने कोई विक्ट्री हासिल नहीं की है। तो ट्रंप साहब जो अभी तक कहानी सुनाते रहे वो सिर्फ मीडिया हेडलाइंस के लिए थी। सच्चाई हमारे सामने है कि मुद्दा इस समय सीज फायर का है। अमेरिका क्या चाहता है? वांट ए फेज सीज फायर टाइड टू कंप्लायंस, कि हम धीरे धीरे लड़ाई खत्म करेंगे, आप जैसे जैसे कंप्लाई करोगे। ईरान ने कहा ये कोई तमाशा हमें नहीं चाहिए, आपको लड़ाई रोकनी है आप अभी रोक लीजिए, ऐसा नहीं कि आप जब चाहें बम बरसा दें और जब चाहें आप बात करने बैठ जाएं। ये खेल नहीं चलेगा। तो अब बात क्या आ रही है कि हम टेम्परेरी सीज फायर करते हैं 60 दिन के लिए, और इन 60 दिन में जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं हम इस पे चर्चा करें। अब सबसे बड़ा मुद्दा, शुरुआत कहां हुई थी लड़ाई की दोस्तों? बात हुई थी रिजीम चेंज की। हुआ क्या? अब बात आ गई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर कि जो इस समय सप्लाई बंद हो गई है इसको कैसे चालू किया जाए। अमेरिका का कहना है कि साहब इस लड़ाई के कारण जो ये हुर्मुज बंद हुआ है इसको आप खोलिए ताकि जो शिपिंग है वो जारी रह जाए। सीधी सी बात है, ईरान ने कह दिया कि साहब हुर्मुज तो अब तब खुलेगा जब आप हमें सिक्योरिटी की गारंटी देंगे और जितना आपने हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई का कोई रास्ता बताएंगे, क्योंकि खाली हाथ तो हम भी अब जाने वाले नहीं हैं। ये स्थिति इस समय विवाद में है। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्ड ओपनिंग हो सकती है कि थोड़ा बहुत ईरान झुके, थोड़ा बहुत अमेरिका झुके, और किस तरह से कंपनसेशन होगा और किस तरह से उस पूरे खाड़ी के विवाद को दोबारा देखा जाएगा, इस पे विचार डिटेल में हो सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट मुझे दिखती है। इसके बाद पॉइंट रहा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इस समय अमेरिका और इजराइल की पोजीशन बहुत क्लियर है कि ईरान को किसी भी हालत में हम न्यूक्लियर वेपन नहीं करने देंगे और साथ में बहुत ही स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रहेगा। ईरान का यह कहना है कि देखिए हमने पहले भी यह समझौता आपसे किया था, राइटफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसका हम अधिकार नहीं छोड़ेंगे, न्यूक्लियर हमको चाहिए नहीं। बाकी रही बात आपकी कि इस पे क्या हो सकता है, ठीक है, एनरिचमेंट की बात है, हम और ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे। और यहां पे शायद एक बात बन सकती है कि आप न्यूक्लियर जो डिवाइस हैं, जो बॉम्ब्स हैं, उनके लिए आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे, सिविलियन न्यूक्लियर के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जा सकता है। यह मुद्दा मुझे लगता है हमारे सामने आएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी भी एनरिच्ड स्टॉक पाइल पड़ा है उसका हम क्या करें, इसको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि साहब जिस दिन ये चाहेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके बॉम्ब बना लेंगे, उस एनरिच्ड मटेरियल को भी हटाना जरूरी।
अमेरिका का ये कहना है कि जी वो तो हमने बम मार के दबा दिए। ईरान ने कहा है कि हाँ जी बिल्कुल दब गए। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो मटेरियल पहाड़ों में दबा हुआ है तो उसको निकालेगा कौन और कैसे निकालेगा? बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के तो वो निकलेगा नहीं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है ट्रंप द्वारा कि साहब हम इंटरनेशनल सुपरविजन के अंदर वो काम करेंगे, आप हमें वो करने दीजिए। ईरान का ये कहना है कि देखिए हम सरेंडर करने को तैयार नहीं है, पहले मिलके बात करें, रास्ता निकले, हमारी शर्तों को आप माने, तब हम न्यूक्लियर मटेरियल पे आगे बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नेगोशिएशन थोड़ा लंबा चलेगा, डेफर्ड होगा। आपको याद होगा जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में जब ये नेगोशिएशन हुआ था, 2 साल का टाइम लगा था, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगे थे, यूरोप ने मीडिएशन किया था। इस समय अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई मीडिएशन नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल टीम अभी तक नहीं बैठी है, तो ये मुद्दा लंबा खिंच सकता है। फिर बात आती है सैंक्शंस रिलीफ को लेकर। अमेरिका का कहना है कि हम सैंक्शंस आपके तब हटाएंगे जब आप हमारी शर्तें मानोगे। ईरान का ये कहना है कि पहले आप शर्तें मानिए, सैंक्शंस हटाइए, फिर हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं हुर्मुज में या बाकी चीजें, तब हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था कुछ हफ्ते पहले, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, कि देयर इज नो ट्रस्ट हेंस नो डील। इसको लेके आपको समझना होगा कि ट्रंप के ऊपर या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे ईरान इस समय बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। साथ ही ग्रेजुअल रिलीफ फॉर कंप्लायंस मॉडल, ये हो सकता है कि भाई हम एक एक कदम हम पीछे खींचे, एक एक कदम आप पीछे खींचे और एक समझौते की तरफ हम आगे बढ़े। रही बात ईरान एक्सपोर्ट को लेकर, अमेरिका का ये कहना है कि हम अलाउ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, पूरी तरह से हम आपको ऑयल एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। ईरान का ये कहना है कि देखिए वो हमारा सॉवरेन राइट है, हमारा तेल अगर एक्सपोर्ट होगा तो जो डैमेजेस हुए हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हम इस पे नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता यही निकलेगा कि चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़े थोड़े हम आपको परमिट देते हैं ताकि आप अपना माल बेचना शुरू करें। फिर जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर के एसेट्स अलग अलग देशों में, अमेरिका में ईरान के हैं, जिसपे अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम ने एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, सीज कर रखा है। अब ईरान का ये कहना है कि साहब पहले आप उस सारे फंड हटाइए, हमें पैसा चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अमेरिका का कहना है कि हम धीरे धीरे हटाएंगे। ये विवाद है। कुल मिला के एक लिमिटेड अनफ्रीजिंग हो सकती है कि ठीक है कि आपको पैसा चाहिए, हम कुछ आपके फंड रिलीज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो हम कह रहे हैं उस पर आप अमल करिए। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी हम आपके और एसेट्स रिलीज करते जाएंगे। ये एक रास्ता निकल सकता है। रिगार्डिंग यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, ईरान का ये कहना है कि गल्फ में जो आपके अड्डे हैं आप उनको कम करिए, क्योंकि वहीं से आप लोग हमारे पे आक्रमण करते हैं, हम नहीं चाहते ये यहाँ रहे। इस बात को और ध्यान रखिएगा, रशिया और चाइना भी नहीं चाहते अमेरिकन प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। लेकिन अमेरिका का कहना क्या है कि देखिए हमें डिटरेंस मेंटेन करना जरूरी है, हमारे दोस्त लोग हैं जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ हैं, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है, तो डिटरेंस तो हम रखेंगे। अब ये विवाद का मुद्दा है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कितना होगा, कितना कौन झुकेगा, ये टेक्निकल बातें हैं, आने वाले समय में इसको भी हमें देखना हो। रही बात मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, अब सवाल इस बात का है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जाके गिर रही हैं इजराइल पे और बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज के लोकेशंस पे। इसको लेकर भी अमेरिका और जीसीसी परेशान है। अब सवाल इस बात का है कि आप ये, अमेरिका का कहना है कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दीजिए। ईरान को पता है कि अगर मिसाइल नहीं हुई तो हम बदला कैसे लेंगे या अपने यहाँ पे डिटरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो ईरान ने साफ कह दिया कि भाई साहब दिस इज नॉन नेगोशिएबल, हम अपनी सुरक्षा आपके हवाले नहीं कर सकते। ये एक स्टिकी पॉइंट है और मुझे लगता है कि ये बाद में इस पर डिटेल में चर्चा होगी जब सिक्योरिटी गारंटीज की बात होगी। इस बात को भी हमें समझना होगा। एक और मुद्दा जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल परेशान है वो लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह को लेकर, हुतीज को लेकर और बाकी जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उन सबको लेकर
अमेरिका चाहता है कि ईरान इन सबको समर्थन ना करे। ईरान का कहना बहुत क्लियर है कि देखिए, हम डायरेक्ट इनको एलाई, जो हमारे एलाइज हैं, आफ्टर ऑल इनके ऊपर भी हमले हुए हैं, इनको भी प्रताड़ित किया गया है, हम इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब यह है कि हम इनको डी एस्केलेशन हो सकता है, किसी तरह का इनफॉर्मल अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन हम फॉर्मल कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। अब इस बात को लेकर क्या इजराइल मानेगा? क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखिए, इस समय जो समझौता चल रहा है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। इजराइल अभी पार्टी नहीं है, तो समझौता होने के बाद इजराइल ये कह सकता है मैं इस समझौते को नहीं मानता और मैं आक्रमण जारी रखूंगा। ये भी हो सकता है, ये भी एक ट्रंप की चाल हो सकती है कि किस तरह से पहले ईरान को शर्तों पे मजबूर किया जाए और बाद में इजराइल को खुली छूट दे दी जाए। तो क्या ईरान इस चाल को नहीं समझेगा? इस बात को समझना भी जरूरी है। रही बात सिक्योरिटी गारंटीज की, जैसा मैंने पहले कहा कि इस समय किसी भी रूप में जो सिक्योरिटी है वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। अमेरिका किसी भी तरह की कोई फॉर्मल गारंटी नहीं देना चाहता, ट्रीटी नहीं करना चाहता कि हाँ हम ये वचन देते हैं कि आज के बाद आक्रमण नहीं करेंगे। और ईरान का ये कहना है हम आप पे भरोसा करते ही नहीं, अगर आप वचन भी दोगे तब भी हम उस वचन को नहीं मानेंगे, इसीलिए कम से कम आप ये तो बोलो कि आप भविष्य में अटैक नहीं करोगे। अमेरिका कह रहा हम ये भी गारंटी नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझौता कैसे होगा, इसीलिए बैकडोर चैनल्स इस समय जारी हैं। और ईरान ने तो ये भी बोल दिया कि मुझे यूएन का रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। जो बाकी देश हैं, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इस बात की गारंटी ले कि अमेरिका और इजराइल बाद में आक्रमण नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है हम इस तरह की कोई गारंटी आपको नहीं देंगे। तो क्या समझौता हो पाएगा? इस पे आपको सोचना होगा। रही बात वेरिफिकेशन को लेकर कि जो भी हम आपसे कह रहे हैं आप वो शर्तें मानेंगे या नहीं, इस बात को लेकर अमेरिका ने कहा है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रखेंगे। हम आपकी हर चाल को ढंग से जाके समझ के देखेंगे कि क्या आपने वो फॉलो किए या नहीं। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि देखिए, इंस्पेक्शन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि हमारी सोवर्निटी पे, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, इसको आप एनक्रोच कर लेंगे, हम वो नहीं होने देंगे। आपको इंस्पेक्शन करना है, आइए इंस्पेक्शन करके जाइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उंगली करने की इजाजत हम आपको नहीं दे सकते। और ये भी एक मुद्दा हो सकता है इंस्पेक्शन का कि कौन इंस्पेक्शन करेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इंस्पेक्शन टीम्स आती हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करके जाती है। तो क्या हो सकता है कि इंस्पेक्शन टीम के अंदर रशियन लोग हों, ईरानियन हो, इंडियन हो या कोई और हो, या अमेरिका और इजराइल के ही अपॉइंटेड इंस्पेक्टर्स होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा विवाद आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस समय जो बातें चल रही हैं वो क्या है? इस समय जो मुख्य मुद्दे हैं, जो 12 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, तो कुल मिला के जो इशू क्या चल रहा है, 60 दिन का सीज फायर, हुर्मुज को खोल दीजिए, ईरान का एक्सपोर्ट चालू करिए, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है इसको बंद करिए, जो स्टॉक पाइल है वो हैंड ओवर करिए, सैंक्शंस जो है वो पार्शियली हम हटाएंगे, अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स पार्शियली होगा, और मैरीटाइम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन गल्फ, इन मुद्दों पे चर्चा है। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यूरेनियम स्टॉक पाइल को लेकर कि उसका क्या होगा। और यही बात हमें समझने की होगी कि इस समय कुल मिला के स्थिति ये है, ईरान कहता है ये मेरा लिवरेज पॉइंट है। इस समय ईरान के पास 2 लिवरेज पॉइंट है। पहले था यूरेनियम, अब उसमें जुड़ गया है हुर्मुज ब्लॉकेड। इस समय अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया की परेशानी ये है कि हुर्मुज कैसे खुलवाएं। स्टॉक पाइल की जहां तक बात है वो इजराइल के लिए ज्यादा परेशानी है, दुनिया को उससे भी इतनी टेंशन नहीं है। दुनिया को इस समय टेंशन है हुर्मुज की। लेकिन जब तक स्टॉक पाइल का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, इजराइल अमेरिका पे दबाव बनाए रखेगा और यह समझौता नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ डेवलपमेंट दिखे, एक इंटरिम अरेंजमेंट हो कि हम 60 दिन तक हमला नहीं करेंगे, तब तक हम नेगोशिएशन करेंगे। तो अगर ये डील सही हो जाती है तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, तेल के दाम कम होंगे, इंश्योरेंस कम होगा, इन्फ्लेशन जो दुनिया में है वो कम होगा, जितने भी लोग मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं उन इकोनॉमीज को फायदा होगा, और जो लड़ाई का खतरा है जीसीसी में वो कम होगा।
अगर मान लीजिए यह डील नहीं होती और अमेरिका अटका रहता है, तो सवाल क्या आएगा? हुर्मुज बंद, तेल के दाम और बढ़ जाएंगे, लड़ाई का खतरा बढ़ जाएगा, और जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, जो इस समय हूतीस आराम से बैठे हैं रेड सी के आसपास, वो भी कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। तो समस्या ये है कि पहले ईरान कंट्रोल करता था दुनिया का 4% क्रूड, अब ईरान कंट्रोल कर रहा है 20 से 22% क्रूड। और अगर रेड सी में हूतीज एक्टिवेट हो जाते हैं तो करीब 30 से 35% क्रूड दुनिया का अफेक्ट होगा, क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, इसीलिए अमेरिका पे दबाव है कि आप झुकिए और आगे बढ़िए। अब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उसको अगर हम देख लेते हैं, पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, ओमान कर रहा था, कतर और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका पे दबाव डाला कि आप आक्रमण ना करें, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसराइल का कहना यह है कि साहब बगैर न्यूक्लियर के हम कोई समझौता मानेंगे नहीं, और भारत के लिए स्थिति यह है कि हमें इस बात को देखना है कि भाई किस तरह से ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। तो कुल मिला के मुझे क्या लगता है दोस्तों कि एक टेम्परेरी सीज फायर होगा। अगर आपने मेरे से पूछा कि मेरा क्या असेसमेंट है, मेरा असेसमेंट ये है कि एक टेम्परेरी सीज फायर हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ताकि ऑयल मार्केट और इकोनॉमी को रिलीफ मिले, जहाज आना जाना शुरू करें। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा, एक्सटेंडेड नेगोशिएशन विदाउट फुल ट्रस्ट। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम 60 दिन और बात करेंगे, तब तक जहाजों को आने जाने दो। ये अगर समझौता होता है, इसकी स्थिति इंपॉर्टेंट है, और जो कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी फेज हो। अमेरिका इजराइल भी तैयारी करेंगे, ईरान भी लड़ाई की तैयारी करेगा। दोबारा लड़ाई कब छिड़ेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आराम से बैठने वाले नहीं हैं। गल्फ कंट्रीज अब अपने आप में एक चिंता की बात बन गया है। फुल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, मुझे लगता है इसके चांसेस अभी बहुत कम हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसके लिए जब तक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिलेंगी, सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तब तक ये आसान नहीं दिखता है। ब्रेकडाउन ऑफ चैनल्स हैं या जो कम्युनिकेशंस हैं, वो भी हो सकता है। अगर ट्रंप साहब की तरफ से कोई उल्टा सीधा बयान आया तो ईरान कह देगा ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानते, या इजराइल ने ये कह दिया कि हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, तो समस्याएं बिगड़ सकती हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थिति आज ये है कि इस समय ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो अमेरिका के लिए मुश्किल है और आसान नहीं है ये नेगोशिएशन। शुरुआत हुए थे हम रिजीम चेंज को लेकर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर, ईरान को घुटनों पे लाने के लिए, लेकिन आज हम बात क्या कर रहे हैं? सीज फायर की। इसका मतलब ट्रंप और इजराइल को समझ में आ गया कि ईरान को हराया नहीं जा सकता। ये जो जियोपॉलिटिक्स बदली है दुनिया की, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होकर निकला है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर ट्रंप ने कर दिया अपने कैरियर का। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो अब समझौते की बात हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, पहला सवाल, क्या वो टिकेगा? दूसरा, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको ईरान मानेगा और कौन सी ऐसी शर्तें हैं जहां पे अमेरिका को झुकना होगा? जो बातें आपके दिमाग में हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।